लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो 100 प्रश्नों का जो हम लोग ये वीडियो शुरू किए हैं उसका ये चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम गंवाए हुए। ये पूरे के पूरे लगभग 100 क्वेश्चन रोज और 100 मिलेंगे, जिससे कि आपके पास 10,000 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ताकि हमें और भी आपके लिए वीडियो लाने में खुशी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुहर से ज्ञात होती है। सिंधु घाटी से जो मुहर प्राप्त हुई है वहां से हमें सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्शल टीटो ने। ठीक है, तो 1961 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुई थी तो उसकी अध्यक्षता की थी मार्शल टीटो ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भूस्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ये जो 4 नंबर है वो। तुर्कों के आगमन के साथ भूस्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह ऑप्शन जो है गलत है, जबकि कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, ये सही है। सुल्तान या उसके इख्तियार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल करते थे, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, तो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भूस्वामित्व को नहीं, ये भी सही है। तो हमको असत्य बताना है, तो असत्य ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। 5वां प्रश्न को देखते हैं, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भारत के प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है, और इस विद्यालय में जो कौटिल्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इस विश्वविद्यालय में वो शिक्षक का कार्य करते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसको भी याद रखेंगे। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो सती प्रथा को 1929 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिक और राजा राममोहन राय के सहयोग से। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ठीक है, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता के 1917 में हुए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो सरोजिनी नायडू बनी थी। और आज़ादी के बाद सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, तो इंदिरा गांधी बनी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा हमारा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, और इन्हें भारत के वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनके पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम का वर्णन किया गया है। भारत सरकार ने
राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान को अधिकृत किया था। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 जनवरी 1925 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो सरदार भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि 100 प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रयास ये है कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए। और ये सीरीज जो है वो 100 वीडियो तक चलेगा, यानी कि आपको 100 वीडियो मिलेंगे जिसमें एक वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे। तो जब तक ये सीरीज खत्म होता है तब तक आपके पास 10,000 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा, जिससे कि आपका बहुत अच्छा जीके जीएस का तैयारी हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है, तो सबसे जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी एम फतिमा बीबी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुस्तुति में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में उद्घोषित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगर बात की जाए कि भारत के किस द्वितीय राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा मराठी। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है तो वो मराठी बोली जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ये जो है ये भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है, जबकि वस्तुओं का निर्यात और आयात ये है, सेवाओं का निर्यात और आयात और आय प्राप्तियां और भुगतान ये तीनों जो हैं ये भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा हैं, जबकि ऑप्शन डी जो है नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केसी नियोगी जो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन बी सही जवाब होगा एच.जे. कानिया। ये भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो 8वीं अनुसूची इसमें भाषाएं दी गई हैं, तो ये सुमेलित है। दूसरी अनुसूची इसमें दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये गलत है। दूसरी अनुसूची में तो हमारा यही हो गया जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। पर देख लेते हैं कि सुमेलित कौन कौन सा है इसमें। ठीक है, तो चौथी अनुसूची जो है इसमें दिया गया है राज्यसभा के स्थानों, यहाँ देखते हैं चौथी, यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा जो चौथा दिया गया है, देखिए 8वीं अनुसूची में
भाषाएं दी गई हैं, सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, तो हमारा आंसर मिल गया। लेकिन देख लेते हैं, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, ये भी सही है। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र दी गई है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो गलत दिया गया वो है ऑप्शन बी। तो हमको वही बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में जो भारतीय पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, ये लोग जो हो गए, तो इनके वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया, शपथ के बारे में नहीं दिया गया, वेतन और भत्तों के बारे में दी गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि लैंडफिल, पायरोलिसिस, कंपोस्टिंग, ये सभी जो हैं वो ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, केरल। काफ़ी आसान प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल में। भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है? तो वो राज्य है बिहार। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काला। काला रंग जो है वो मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंग जो हैं वो मूल रंग हैं। अगला प्रश्न है, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, बटाई गला बक्सी, ये जो है क्या था? तो कटाई की गई फसल के राज्य के हिस्से का निर्धारण था, ठीक है, तो ये था, ठीक है। मुक्ताई देखते हैं, तो मुक्ताई प्रणाली क्या थी? तो इसमें किसान फसल की अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व अदा करने के लिए सहमत हो जाता था, तो ये भी था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा कि कौन या प्राथमिक सहमति के आधार पर उपज का समान मूल्यांकन, ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन ये गलत था। तो हमको यही बताना है कौन सा जो प्रणाली थी वो नहीं थी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्रणाली नहीं थी। जबकि डी देखते हैं, पिछले उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण ऐसा होता था, तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये बताना है कौन सी प्रणाली नहीं थी, तो ऑप्शन सी है हमारा सही जवाब, ये प्रणाली नहीं थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा कि औद्योगिक विकास जो था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? इसका सही जवाब होगा, तो जो दोष नहीं था, तो उसने इक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी थी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ये दोष जो था वो विद्यमान नहीं था, इसके अलावा ये सारे के सारे जो दोष थे वो उसमें थे, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा दोष नहीं था, तो ये ऑप्शन डी जो था ऐसा उसने नहीं किया था, ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है, तो क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं, तो सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, सही है, ऐसा होता है, और बैंकों की लाभदेयता में कमी आती है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि 1, 2 और 3। तो ये तो जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है, जबकि 2 और 3 पूर्ण है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे उस हिसाब से होता तो सभी ऑप्शन होता, तो जो है वो है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। तो चाय असम, ये सही है। चावल बिहार, नहीं, ये सुमेलित नहीं है। चावल जो है वो केवल चावल बिहार का मुख्य फसल नहीं है, दलहनी फसली हो गई, चावल,
गेहूँ, ये सभी जो हैं वो बिहार की प्रमुख फसल है, लेकिन केवल चावल जो है वो बिहार की प्रमुख फसल नहीं है। देख लेते हैं इसके आगे। तो रबर, ये केरल की, ठीक है, केरल में इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, और गेहूं की उत्पादन जो होती है उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हमारा सही जवाब होगा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित थी? तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा, उर्वरक। तो हनुमंत राव समिति की सिफारिशें उर्वरक उद्योग से संबंधित थी। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिंह राव। ये जो थे द इनसाइडर पुस्तक के लेखक थे। कौन? पीवी नरसिंह राव। अगले प्रश्न को देखते हैं, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? 36। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमांत गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? 37 का देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है, जबकि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवाए जहांदारी लिखी गई थी, इसामी के द्वारा फुतुह उस सलातीन लिखी गई थी, और अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल को। बिहार स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? 39 सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा एक प्रश्न भी पूछा जाता है खूब कि पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें भारत रत्न दिया गया था, और देश जब बंटवारा हुआ था उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। तो इस तरह से वो हमारे लिए विदेशी ही हुए। अगला प्रश्न है, सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधे पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलबरूनी का कथन, अलबरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में ये कथन था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 41 हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब देखते हैं, थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। नौसेना दिवस 4 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, जबकि नौसेना दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। तो हमें ये बताना है जो सुमेलित नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है शिक्षक दिवस। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 नवंबर को नहीं जबकि 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जबकि विटामिन ए, बी, डी पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला इनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उसे अणु कहा जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केंचुआ। केंचुआ जो है भूमि को उपजाऊ बनाता है और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? तो देखते हैं इसमें से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था। 46 तो खराज या उपज के एक बटा 10 से लेकर 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, ये था। ठीक है,
और जजिया जो केवल गैर मुसलमानों से ही लिया जाने वाला कर था, ये भी था। खुम्स या युद्ध के लूट का 1/5 भाग ये भी लिया जाता था, जबकि वस्तुओं की खरीद बिक्री पे किसी भी तरह का कर नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तना। तो अदरक जो है पौधे का रूपांतरित भाग है, जो कि तना का रूपांतरित भाग है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अदरक एक प्रकार का तना है। 48वां प्रश्न देखते हैं, पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब जो है वो पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का, ध्यान रखेंगे, तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैग्नीज। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मैग्नीज धातु मिलाई जाती है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, एथिल मरकैप्टन। तो चूंकि एलपीजी गैस जो है वो एक गंधहीन गैस है, तो उसके रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिस वजह से उससे गंध आना शुरू हो जाती है और इससे रिसाव का पता चल जाता है। तो जो एलपीजी से जो हमें गैस महकती है, यानी कि जिस तरह की गंध आती है, वो गंध एथिल मरकैप्टन की होती है। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1859 में। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं था वो 1859 में खोला गया था। कहाँ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो चुंबकत्व उसका क्या हो जाता है? सही जवाब होगा इसका सी, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चुंबक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, एक सेकेंड, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही गैसें बायोगैस में उपस्थित होती हैं, जबकि क्लोरीन जो है ये बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय संविधान में बहुत सारे चीज़ों का बदला गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइरिस। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, मिस्टेक हो रहा है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो हिंदी से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका समीकरण जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया की जो सबसे अधिकतम मात्रा है वो मूत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पसीना में लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है,
स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भास। ठीक है, तो भास ने स्वप्नवास वदता लिखा है। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, हाथी गुफा अभिलेख। तो ये जो है, ये हाथी गुफा अभिलेख जो है उसका निर्माण राजा खारवेल के द्वारा किया गया है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, चंदेल जो थे, चंदेल शासक, उन्होंने खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह के साथ जो कृष्णदेव राय थे वो गोलकुंडा का युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो गोलकुंडा का जो युद्ध था वो कुली कुतुब शाह और राजा कृष्णदेव राय के बीच हुआ था। चलिए तो मैच करते हैं इसका। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, एक सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। और राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम जो था वो राणा रतन सिंह था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो 65 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो रानी पद्मिनी है उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। ठीक है, वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? 66 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था वो असहयोग आंदोलन का ही एक भाग था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गम करता है? तो देखते हैं 67 का जो सही जवाब होगा, तो स्वर्ण के बदले भी करता है, विदेशी प्रतिभूति के बदले भी करता है और भारत सरकार की प्रतिभूति भी करता है। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस मार्च को दी गई थी? ठीक है, तो मार्च में किस तारीख को दी गई थी उनको फांसी? सही जवाब होगा किस मार्च ने किस वर्ष दी गई थी? तो 1931 को उनको फांसी दी गई थी, वर्ष 1931। ठीक है, तो मार्च 1931 में दी गई थी। ठीक है, तो लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? सबसे सही, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। ठीक है, तो लंदन में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो नियंत्रण बोर्ड होता है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, INA की स्थापना कहाँ हुई? तो INA की स्थापना जो हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 वर्षों की जेल हुई थी। ठीक है, तो 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल गए थे तो उन्हें 6 वर्षों की जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी वर्ष 1958 तक
केंद्र कहाँ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। और जगदीशपुर से इसके विरोध का जो नेतृत्व किए थे वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त। ठीक है, तो गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्नि। ठीक है, तो उसमें आग लग गया था जिस कारण नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जल गया था, ध्वस्त हो गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीपंकर। तो दीपंकर ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। पुरुष में किस जीन का संगठन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, XY। ठीक है, तो महिलाओं में केवल X जीन पाया जाता है जबकि पुरुषों में X और Y दोनों पाई जाती हैं। तो जब पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो जो संतान जन्म लेती है वो लड़की होती है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला की X गुणसूत्र मिलते हैं तो जो संतान जन्म लेती है वो लड़का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, O जो होता है सर्वदाता होता है। ठीक है, AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हमेशा दिन में ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खिदमती शब्द को निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो वो शब्द क्या है देखते हैं, तो वो शब्द है, इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि के रूप में वसूल किया जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4.2। तो 4.2 जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारक हैं। तो जलवायु जो परिवर्तन है उसके जो मानव जनित कारण है तो वो वन विनाश है, सही है। जीवाश्म ईंधन का दहन, ये भी सही है। वर्तमान कृषि पद्धति, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से हमारे जो जलवायु है वो प्रभावित हो रही है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने। ठीक है, तो कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी के सहित जो सभी ग्रह हैं वो सभी के सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो 88 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें भारतीय मुद्राओं की छपाई होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश किसके दौरान हुआ था? तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वर्ष 1966 से 69 के बीच में योजनाओं का अवकाश हुआ था। इसीलिए यानी कि इस वर्ष के दौरान कोई भी योजना नहीं आई थी, इसलिए उसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है इस वर्ष को। तो किस वर्ष को? 1966 से 69 के बीच में, 1966 से 69 के बीच में। जल के जमने से इसका जो आयतन जो होता है वो क्या होती है? तो जल के जमने से इसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसीलिए अगर किसी पाइप या बोतल में अगर पानी पूरी की पूरी भर दी जाए और उसको जमा दिया जाए तो बोतल या पाइप फटने लगते हैं। ठीक है, तो ठंडी के दिनों में जो पाइप है वो फटने लगती हैं। इसका कारण यही है कि पानी का आयतन जमने पर बढ़ जाता है। प्रश्न है, देखते हैं इस प्रश्न को, तारे का रंग
किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताप। तो तारे का जो रंग होता है उसके ताप का भी सूचक होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, यानी कि वो अंतरिक्ष में चली जाएगी सदा के लिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कैसा निकाय है? ठीक है, तो 93 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, परामर्शदाता। ठीक है, तो नीति आयोग जो है एक तरह से परामर्शदाता संस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक खड्ड है। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन जो है एक खड्ड है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसके मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गई। क्यों? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑप्शन सी, देखते हैं यहाँ पे। तो इसका कारण था कि यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी और संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, बलात् क्रियान्वित करने का मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी जैसे उसकी मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद ये दोनों को तत्काल समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 96 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 का जो संबंध है वो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संबंध से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख सही है? 97 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रांत, सीख, परगना एवं ग्राम। ठीक है, तो सल्तनत का में जो प्रशासकीय प्रभाग था यानी कि जो भाग था वो अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में इस तरह से था। ठीक है, सबसे बड़ा होता था प्रांत से छोटा सीख से छोटा परगना एवं परगना से छोटा क्या होता था? ग्राम होता था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए, चीन, जबकि म्यांमार, मालदीव, भूटान ये सारे देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं, जबकि चीन जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में कब किया गया, यानी किस दिन को किया गया था? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 मई को। ठीक है, 11 मई 1998 को किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण जो है वो 11 मई 1998 में किया गया था। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरमपंथियों में नहीं थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी और RC दत्त ये सारे के सारे जो थे नरमपंथी दल के सदस्य थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरमपंथी दल से संबंधित थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही रोज़ वीडियो लाया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।